So welcome back again, and in continuation of poetic devices, I am again here with a set of common poetic devices which are used. Poetic devices क्या होता है? I've told you these are the figure of speech, or you can say literary device, which are used in the poems to make it attractive, interesting. So the poets are using. So ये जो होता है, it is also called figurative. It is also called figure of speech. So please don't get confused. Alright? So ये ऐसे literary devices होते हैं which makes our reading or writing interesting. So poetic devices इसलिए है because it is used in poems. Further, here I am talking about rhyme. बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बेटा जहां पे पूछा जाता है what is the rhyme scheme. Now, when you have started learning poetic devices, तो इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है कि ये राइम कैसे हम फॉलो करेंगे. Rhyme is actually it is the same words with the same ending sounds. The words which are ending with the same sound. इसलिए उसको राइम कहा जाता है. ठीक है. जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया आपके ही पोएम से है, दैट इज टॉकिंग अबाउट द डस्ट ऑफ स्नो. देयर इज अ पोएम देयर. सो पहला 4 लाइन लेंगे. द वे अ क्रॉ shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. Now सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इसको हम कैसे राइम करते हैं, कैसे ये देते हैं अल्फाबेट्स. बहुत सिंपल है. जैसे हम ए बी सी डी ई एफ लिखते हैं वैसे ही वो चलता है. इज दिस क्लियर? ये जरूरी नहीं है कि एक इसमें कोई ट्रिक तो नहीं है. नहीं, इट इज सिंपली द यूज और द सीक्वेंस. जैसे हम 1 2 3 4 लिखते हैं उसी तरह से हम यहाँ पे राइम स्कीम को नंबर करते हैं ए बी सी से. तो सीक्वेंस वैसे ही होना चाहिए, लेकिन रिपीट कैसे होता है? देखिए इसका साउंड है क्रॉ, उसके बाद स्नो, साउंडिंग सेम, इसलिए ए एंड ए. अब देखो नेक्स्ट मी ट्री, मी ट्री, तो इट इज बी एंड बी. अब फॉर एन एग्जाम्पल हो सकता था ये दोनों एक साथ एंड होते, क्रॉ स्नो एक साथ एक के बाद एक एंड होते, तो वहां आप लिखते ए ए. हो सकता था मी एंड ट्री एक के बाद एक होता, तो वहां पे आप लिखते बी बी. तो साउंड को ध्यान में रखेंगे, शुरू आपको ए से ही करना है. तो यदि मान लीजिए क्रॉ के बाद जस्ट बाद स्नो आ जाता तो मैं यहाँ पे ए लिखती, बट यहाँ पे साउंड चेंज हो गया इसलिए मैंने बी लिखा. फिर यही सेम साउंड 4th लाइन में रिपीट हुआ इसलिए मैंने बी लिखा. वैसे हर पोएम में आप यू कैन रीड, कहीं पे राइमिंग स्कीम नहीं होता बेटा, ये कंप्लीट फ्री वर्ड्स होता है कहीं कहीं पे. बट यहाँ पे जहां सेम साउंड वर्ड्स से एंड हो रहा है वहां पे आपको ऐसे नंबर करना है ए बी सी. अब मान लीजिए नेक्स्ट आपका जो है दैट इज नॉट साउंडिंग ट्री, ई का साउंड ट्री का साउंड नहीं आ रहा है, देन यू हैव टू नंबर इट एज सी. ठीक है. तो जैसे ही चेंज होगा साउंड वैसे आपका अल्फाबेट भी चेंज हो जाएगा. ऑलराइट. लेकिन एग्जाम में आप ध्यान देंगे कोई भी 4 लाइन्स पूछते हैं, एक्सट्रैक्ट में कोई भी 4 लाइन्स पूछते हैं, सो इट हैज टू बी ए बी सी वाला ही सीक्वेंस रहेगा. हो सकता है टेक्स्ट बुक में आपने ई एफ जी एच किया हो, सो जो भी 4 लाइन होगा हो सकता है वो सेकेंड एक्सट्रैक्ट हो. आपका राइमिंग स्कीम ऐसे ही होगा. ठीक है. हो सकता है आपको पूछेंगे कि भाई पूरे जो पोएम में उसका राइम स्कीम क्या है, तो डेफिनेटली इट विल बी सिमिलर, ए बी और ए बी. तो अभी मैंने आपको बता दिया जो साउंड करेगा वैसे ही आपको अल्फाबेट लिखना है. कमिंग टू नेक्स्ट, ऑक्सीमोरॉन. ऑक्सीमोरॉन, 2 ऐसे वर्ड्स जिनके मीनिंग एकदम डिफरेंट होते हैं, ऑपोजिट होते हैं,
but used together, but used together. Like for an example, deafening silence. भाई वो तो साइलेंट है ही है, तो आप बहरे कैसे हो गए? deafening silence. तो deafening का मीनिंग अलग है, साइलेंस का मीनिंग अलग है, बट इट इज यूज्ड टुगेदर, उसको कहते हैं ऑक्सीमोरॉन. अनदर एग्जाम्पल से सपोज डेफिनेशन देख लेते हैं. इज अ फिगर ऑफ स्पीच पेयरिंग टू वर्ड्स. दो वर्ड एक साथ लिखेंगे, अलग अलग नहीं. इट इज रिटन टुगेदर विच हैज गॉट ऑपोजिट मीनिंग्स. दो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, तब ऑक्सीमोरॉन यूज होता है. क्वाइट रेज. क्वाइट माने एकदम शांत, रेज माने एंगर. तो बेटा यहाँ पे क्वाइट एकदम अलग है, इट इज ऑपोजिट टू रेज. तो आपको जब गुस्सा आता है देन यू शाउट, यू आर नेवर क्वाइट, दैट वे. नेक्स्ट इज लेबर्ड ईज. यहाँ पे लेबर्ड का मतलब होता है स्ट्रगल करना बहुत दिक्कत से, बट नेक्स्ट वर्ड है ईज. तो जहां पे स्ट्रगल कर रहे हैं वहां ईज कैसा हो सकता है? तो दिस वे पेयरिंग ऑफ टू वर्ड्स विच हैज ऑपोजिट मीनिंग बट यूज्ड टुगेदर, इसलिए मैंने यूज किया वर्ड पेयरिंग. कमिंग टू नेक्स्ट, हाइपरबोल. प्रोनाउंसिएशन ध्यान देंगे. हाइपरबोल प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ स्पेलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज एन एग्जागरेशन. एग्जागरेशन माने बढ़ा चढ़ा के बोलना, दैट इज हाइपर. हाइपर इज ऑलवेज एक्सेसिव. तो कोई भी चीज जो एक्सेस है उसको जब हम लाइन में, पोएम के लाइन में रिफ्लेक्ट करते हैं, देन वी यूज हाइपरबोल एज अ फिगर ऑफ स्पीच और पोएटिक डिवाइस. यूज्ड फॉर एम्फेसिस, किसी पे जोर लगाना, किसी के लिए अलग से इंपॉर्टेंस देना. एम्फेसिस और ह्यूमर, ह्यूमर के लिए भी यूज करते हैं हाइपरबोल. एक एग्जांपल, शी इज एज थिन एज टूथपिक. वो इतनी दुबली है एकदम टूथपिक की तरह. तो पॉसिबल है? नहीं है. लेकिन हमने उसको एग्जागरेट किया, उसको जो कंपैरिजन है वो काफी एक्सेसिव हो गया, इसलिए हाइपरबोल. नेक्स्ट एग्जाम्पल है बॉटमलेस सी. भाई सी का बॉटम मे बी इट इज वेरी डीप, फैथम डीप इट इज, लेकिन फिर भी बॉटम तो है. बट हियर इट इज टोल्ड दैट द सी इज बॉटमलेस. नॉट पॉसिबल, सो दैट इज वाई इट इज एग्जैगरेटेड. एक छोटा सा ट्रिक, एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी आप करें, दैट इज टू लर्न ऑल दिस. ये सारी चीजें पढ़ने के लिए, ये याद करने के लिए यू शुड यूज और टेक हेल्प ऑफ एक्रोनिम. टेक हेल्प ऑफ एक्रोनिम. एक्रोनिम क्या होता है बेटा? हर वर्ड का पहला अल्फाबेट, हर वर्ड का पहला अल्फाबेट, उससे एक वर्ड बनता है. पहले अल्फाबेट से एक वर्ड बनता है.